जब मैं क्योटो वाले उसमें रुका हुआ था हॉस्टल में, वहाँ पे मेरे को एक इंडियन फैमिली मिली। लोगों ने पूछा कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ, सिर्फ मेरे पास बोल रहे मैं 3-4 ड्रिंक्स में डाउन था। उसके बाद में मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। What's up guys, welcome back to the channel। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है रवीश एंड आई होप आपने मेरी जापान की वीडियोस देखी होंगी और आपको पसंद आई होंगी। उन वीडियोस में बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे ट्रैवल से रिलेटेड, कॉस्ट, क्या गियर मैंने यूज़ किया, क्या कैमराज मैंने यूज़ किया, और जापान रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने पूछे थे। सो इस वीडियो में कवर करेंगे वो सारे क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो जनरली लोग पूछते हैं ट्रैवल वीडियोज़ में, एक्सपेंसेस। 4 तरह के एक्सपेंसेस आते हैं आप कहीं भी जाते हो। उसमें होता है टिकट, अकोमोडेशन, लोकल ट्रैवल और फूड एंड अट्रैक्शन। तो 5 हो गए, एक्चुअली 4 नहीं 5। सो इन 5 की मैं आपको बात बता देता हूँ। सो मैंने फ़्लाइट अपनी ली थी टोरंटो से टोक्यो और मेरे को एक बहुत ही अमेजिंग डील मिली थी। नॉर्मली टिकट्स होती हैं 1000 से 1200 कनेडियन डॉलर्स की और मुझे मिली थी 600-650। सो मतलब 50% ऑफ में मेरे को टिकट मिली थी। और किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा कि मैं कैसे सस्ती टिकट्स वगैरह लेता हूँ और कैसे ढूंढता हूँ, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलें? ओके, साथ साथ चलते चलते बात करते हैं, चलो। ओके, तो हम कहाँ पे थे? एक सेकेंड रुक जा भाई। ऑलराइट, सो कॉस्ट बता रहा था, कॉस्ट बता दी मैंने टिकट की। अगली आ गई आपकी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में मैं जनरली प्रेफर करता हूँ हॉस्टल में रहना। वैसे आपके पास में मोटा मोटा 3 ऑप्शन है जापान में रहने के लिए। सबसे एक्सपेंसिव पड़ता है रयोकन, जो मैंने आपको दिखाया था, एक तरह की धर्मशाला है। वो ट्रेडिशनल तरीका होता है और हम थोड़ा सस्ते वाली में रुके थे। बट अगर आप उसमें काफ़ी अच्छी लग्जूरियस रयोकन भी मिल जाती हैं, उसमें ऐसे भी होते हैं जिसमें खाना इंक्लूडेड होता है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। फिर आ गया आपका होटल्स, 3rd नंबर पे आ गया आपका हॉस्टल्स। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ हॉस्टल में। मैं कहीं भी और जाता हूँ, आई स्टे इन हॉस्टल। उसके 2 मेन रीज़न है। एक तो इकोनॉमिकल पड़ता है क्योंकि आप अकेले बंदे रह रहे हो, सिंगल बेड चाहिए, पूरी फैमिली के साथ नहीं रह रहे, आपको पूरा होटल इतने बड़े रूम की ज़रूरत नहीं है। जो बाकी दुनिया भर से ट्रैवलर्स आते हैं उनसे आप मिलते हो, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लोग शेयर करते हैं। आपके साथ 2 स्टोरीज शेयर करता हूँ मैं। जब मैं क्योटो वाले उसमें रुका हुआ था हॉस्टल में, वहाँ पे मेरे को एक इंडियन फैमिली मिली, मतलब फैमिली का कपल था और वो कपल 50s में होंगे, 55 के आसपास उनकी एज होगी, गोवा के। और उन्होंने मेरे को बताया कि वो 65 कंट्रीज़ घूम चुके हैं और हर साल 2-3 कंट्रीज़ वो जाते हैं अपने बच्चों को पहले अपने किसी रिलेटिव के घर छोड़ के, क्योंकि बच्चों के साथ घूमना डिफ़िकल्ट होता है। अब तो खैर उनके बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो जॉब वॉब करते हैं। तो ऐसी आपको इंस्पिरेशन मिलती है काफ़ी जब आप ऐसी जगह पे जाते हो, और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। दूसरी स्टोरी थी कि टोक्यो वाले हॉस्टल में मेरे को एक बंदा मिला जो पूरी दुनिया साइकिल पे घूमता है। काफ़ी सारी 30-35 कंट्रीज घूम चुका है वो बंदा। और वो क्या करता है, अपनी साइकिल को पहले तो डिसअसेंबल करता है, बैग्स में पैक करता है और अपने साथ लेके जाता है या कई बार शिप करता है अपनी बाइक को वहाँ पे। और वहाँ पे पहुँच के जब उसको बाइक मिल जाती है बैग्स में से, फिर उसको असेंबल करता है और फिर वो कंट्रीज़ में हज़ारों किलोमीटर अपनी बाइक यानी बाइसिकल उसके ऊपर वो ट्रैवल करता है। रियली इंस्पायरिंग स्टोरीज। ऐसी स्टोरीज बहुत सुनने को मिलती हैं। लोग आपसे पहले आके जो रह रहे होते हैं वो आपको अपने टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहते हैं कि आप लोकल जहाँ पे घूम रहे हो। सो बहुत अच्छा लगता है मेरे को हॉस्टल में इसलिए रुकना। आई रियली एंजॉय। तो जो हॉस्टल की कॉस्ट है ना, वो बेसिकली समवेयर बिटवीन $20 to $40 मान के चलो, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इंडियन रुपीज़ में आपको बताऊं तो 1000 से लेके 2000 के बीच में आपको दुनिया के किसी भी शहर में हॉस्टल मिल जाते हैं। जापान में थोड़े से एक्सपेंसिव है, तो ये मान के चलो कि ठीक है 2000 का नहीं होगा तो 2500 का होगा। तो टोक्यो में बता रहा हूँ मैं। और शिंजुकू में जिस हॉस्टल में हम लोग रुके थे, अनप्लान शिंजुकू, उसकी कॉस्ट थी कुछ 2200-2300 रुपये पर नाइट। ये उल्टा बना मैंने, सीधा ही है ना ये। हाँ। नाक के ऊपर कवर बंद नहीं करी, मतलब गाड़ी तो उतरती बंद हो जाएगी अपने। उसके बाद में जो है ना वो आ गई आपकी लोकल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, और खासकर बुलेट ट्रेन काफ़ी एक्सपेंसिव है। यानी टोक्यो से क्योटो जो हम गए थे उसमें मान के चलो 10 से 11,000-12,000 रुपये में आपकी एक तरफ की आती है। अब वो मैं आपको इसलिए एग्जैक्ट नहीं बता रहा क्योंकि करेंसी का रेट बदलता रहता है, राइट। बस ये ले ले, यही वाला ही है।
बट जो बुलेट ट्रेन है ना, उसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि अगर आप विजिटर हो तो आप उसमें ना पास खरीद सकते हो, 1 हफ्ते का, 15 दिन का या फिर 1 महीने का, ऐसे पास मिल जाता है। सो जापान के अंदर ना ये मैंने क्या लगा लिया यहाँ पे, गंदा हो गया। जो ट्रेन का पास था 1 हफ्ते का, वो था लगभग 25,000 रुपये का, और उसमें 1 हफ्ता अनलिमिटेड ट्रैवल करो आप जापान रेल की किसी भी ट्रेन में। तो बुलेट ट्रेन जो है ना वो जापान रेल की है, वहाँ पे एक्चुअली काफ़ी अलग अलग कंपनीज हैं। तो जापान रेल का पास ले लो, उसमें आप मस्त 1 हफ्ता अनलिमिटेड ट्रैवल करो। गाड़ी में आएंगे सारे। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जापान के अंदर लोकल मेट्रो चलती है वो सारी JR रेल की नहीं है, उसमें से कई अलग अलग कंपनीज हैं। तो JR रेल वाली पे यार मेरा तो ना सांस नहीं लिया जाता है, मास्क लगा लूँ ना, पता नहीं यार लोग कैसे लगा के रखते हैं सारा दिन यार, ऐसे ना सांस रुकने लग जाती है। तो जापान की जो अंदर वाली है लोकल मेट्रो, उसके लिए आपको अलग टिकट्स लेनी पड़ती हैं। वहाँ भी JR की 1-2 लाइन्स हैं बट ज़्यादा नहीं है। वेलकम। रखो जी, ये मैंने रखी है, रखो अब तू सारी रख लेगी, रखो। तो उसके बाद आपका आ जाता है खाने के एक्सपेंसेस। खाना जो है ना वो भी बेसिकली अगर आप किसी अच्छी जगह खाते हो तो मान के चलो आपका लगभग 1000 येन तो लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बजट ट्रैवल करना चाहते हो तो जगह जगह पे ना वहाँ पे 7-Eleven, फैमिली मार्ट ऐसे बने हुए हैं, वहाँ पे आपको यानी 100, 200, 300, 400 येन में ना बहुत बढ़िया खाना मिल जाएगा। लेकिन खाने की जगह नहीं है, वहाँ से लो और अपने घर पे आके खा लो। तो उधर रखने फिर दिक्कत हो जाएंगे ना, पहले पीछे रख लो। 10 नहीं आएंगे यार, क्या बातें कर रहे हो? नहीं आएंगे ना। ओके, अगला सवाल लोगों ने पूछा हुआ है कि जापान कितना सेफ़ है। देखो जापान काफ़ी सेफ़ है, 100% सेफ़ तो कोई भी जगह नहीं होती दुनिया में। और मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। और हम हॉस्टल में रुके थे टोक्यो में, वहाँ पे एक बंदा हमारे को नीचे बैठ के रात को ऐसे गपशप चल रही थी, एक और किसी कंट्री से ट्रैवलर आया हुआ था। तो वो रात को बार हॉपिंग के लिए चला गया और वहाँ पे एक बार में बोल रहा मैं 3-4 ड्रिंक्स में डाउन था। उसके बाद में मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं आई वोक अप एट होटल, किसी होटल की लॉबी में वो उठा और उसके सारे पैसे गायब थे, उसके कपड़े उतार रखे थे उन्होंने और उसको ऐसे ही वहाँ पे लॉबी में, होटल की लॉबी में छोड़ दिया उन्होंने। सो इस तरह के इंसिडेंट बहुत रेयर हैं जापान में, बट ये मैंने अपने कानों से सुनी। हॉस्टल में बंदा रुका हुआ था, उसने मेरे को खुद बताई। आई डोंट नो वो सच बता रहा था या नहीं, बट ये उसने मेरे को खुद बताई। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हज़ारों और ऑनलाइन आप कमेंट्स पढ़ोगे, रिव्यूज़ पढ़ोगे, किसी के साथ कुछ नहीं होता, वेरी सेफ़। रात को 2 बजे भी अगर आप कहीं घूम रहे हो आपको लगेगा कि बिल्कुल सेफ़ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ओकेजनली ऐसी इंसिडेंट होती हैं, सो अपने आप को सेफ़ रखो। अगर आप किसी ऐसे बार हॉपिंग पे, पब क्रॉल वगैरह जा रहे हो तो कोशिश करो आपके साथ कोई और 1-2 लोग हों जो इतना ना पिएं जितना आप पी रहे हो। हम पीते नहीं इतना, तो हमें ऐसे कोई इंसिडेंट देखने को नहीं मिली। बड़ा स्टाइल मार रहे थे हैं? अपने पैर में मार ली कुल्हाड़ी। मैं उसको स्टाइल से ऐसे घुमा के ना ऐसे अंदर करूँगा। चलो चलें। ओके भाई, अब बात करते हैं लैंग्वेज की। तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है क्या जापान में। यस, लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप बिग सिटी में हो, जैसे अगर आप टोक्यो में हो, तो इट्स नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम। टोक्यो में राह चलते भी आप किसी से बात करोगे, उसको इंग्लिश थोड़ी बहुत टूटी फूटी तो वो लोग बोल ही लेंगे। लेकिन आप किसी भी ऐसी टूरिस्टी जगह पे जाओगे, वहाँ लोगों को इंग्लिश बोलनी आती है। और दूसरी बात, किसी छोटी सिटी में जाओगे तो इंग्लिश की ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बट वहाँ काम चल जाता है इसलिए क्योंकि जो बोर्ड, साइंस वगैरह जितने लगे हैं वो सारे इंग्लिश में लगे होंगे। और उसके अलावा गूगल ट्रांसलेट से तो यार मतलब वो तो बिल्कुल
बहुत बढ़िया चीज़ है, उससे काम चल जाता है। गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते रहो, अपने फ़ोन पे लिखो, वो जापानीज़ में बता देता है एंड दैट्स इट। ओके, अगला क्वेश्चन लोगों ने पूछा है कैश वर्सेस कार्ड के बारे में कि क्या जापान के अंदर कार्ड या कैश क्या प्रेफर करते हैं। वहाँ ज़्यादातर कैश चलता है, मतलब कार्ड चल जाएगा आपका, लेकिन बहुत सी जगह पे जहाँ आप एक्सपेक्ट करोगे कि कार्ड पक्का चलना चाहिए, जैसे रेस्टोरेंट्स में वो नहीं चलता, म्यूजियम्स में कई जगह पे कार्ड नहीं चलता। कैश रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ काफ़ी बार प्रॉब्लम्स आई कि हम लोगों ने जैसे मान लो 20,000 येन ऐसे निकाले उसमें, और हमें लगा यार 20,000 येन तो हमारे 2-3 दिन चल जाएंगे, वो सेम डे ही ख़त्म हो गए, देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो कैश रखो, और जितना आप सोचोगे उससे ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ेगी। करिए। ओके, सो जो अगला क्वेश्चन लोगों ने पूछा मास्क के लिए, क्योंकि ये मैंने कोरोना से जस्ट पहले मैंने इसकी सारी रिकॉर्डिंग करी थी, तो आप अगर वीडियो में देखोगे तो बहुत से लोगों ने मास्क पहना हुआ है। तो लोग पूछ रहे थे भी कोरोना से पहले लोग मास्क कैसे उन्होंने पहना हुआ है। अभी उनको पता था कि कोरोना आने वाला है, ऐसा नहीं है। देखो, जापान का जो कल्चर है ना वो बहुत बढ़िया है इस सेंस में कि लोग एक दूसरे की देखभाल इस तरीके से कर रहे हैं कि मान लो मेरे को खांसी जुकाम लगा हुआ है, वो कोई ना कोई बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन जो भी है, लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं दूसरों को ना फैलाऊं, तो लोग मास्क पहन लेते हैं। लोग दूसरों के दे आर कंसिडरेट अबाउट अदर्स, तो ये मेन रीज़न है। और ये सिर्फ जापान में नहीं, एशिया की काफ़ी कंट्रीज़ में, जैसे मैं कोरिया में गया था, वहाँ भी सेम सिचुएशन थी कि आपको बहुत सारे लोग जिन हु आर नॉट फीलिंग वेल ऑन दैट डे, दे वेयर मास्क, स्पेशली जब वो पब्लिक एरियाज़ में हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हों, तो इसलिए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड रिकमेंडेशंस के बारे में कि मैं क्या रिकमेंड करता हूँ जापान में। सी आई रियली लव रैमन, और आई वेंट हैवी ऑन रैमन। मेरे को जहाँ रैमन में जिस जगह जाता था मैं सर्च करता सबसे पहले उस जगह की बेस्ट रैमन क्या है, और मैंने वो खाई है। रैमन के अलावा आई हाईली रिकमेंड सुशी। सुशी में वेजिटेरियन ऑप्शंस थोड़ी कम होती है, बट अगर आप फिश खा लेते हो तो मेनली तो सुशी में फिश और सी फूड ही होता है, खैर, बट हर वैरायटी की सुशी मिलती है यार। बेसिकली सुशी क्या होता है, वो सी वीड के अंदर राइस और साथ में कोई रॉ फिश वगैरह या सी फूड उसके अंदर करके, और थोड़े बहुत जो उनके कॉन्डिमेंट्स होते हैं वो डाल के वो आपको दे देते हैं। और आई ट्राइड एवरीथिंग, मैंने सी फूड, फिश और बेसिकली वेजी वाली भी कुछ ऑप्शन है। जैसे मैंने एक ट्राई करी थी भिंडी वाली सुशी, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और इसके अलावा नूडल की बहुत सारी उसमें चीज़ें होती हैं, यूडोन हो गया आपका, और रैमन वगैरह, ये मेनली हम लोगों ने ट्राई किया ना। हाईली रिकमेंड रैमन, स्पाइसी वाली, अमेजिंग। तो अगला क्वेश्चन था कि हिरोशिमा में रेडियो एक्टिव प्रोटेक्शन वाला गियर कुछ पहनना पड़ता है, कोई सूट पहनना पड़ता है वहाँ पे, क्या अभी रेडियो एक्टिविटी है या नहीं है। सिर्फ वहाँ पे ऐसी नहीं है, अगर आप दुनिया में कहीं भी कंपेयर करो जो मिनिमम लेवल की होती है वही है वहाँ पे। सो बेसिकली जो न्यूक्लियर मटेरियल जो इमीडिएटली वहाँ पे गिरा था उस टाइम पे, तब तो डेफिनेटली बहुत हाई रेडियो एक्टिविटी थी जिसकी वजह से बहुत लोग मर गए थे वगैरह, लेकिन वो धीरे धीरे उसका असर कम होता जाता है। जो हवा से रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो उड़ के पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाता है। सो फिलहाल देयर इज़ नो डेंजर, एब्सोल्युटली यू आर गोना बी एब्सोल्युटली फाइन अगर आप हिरोशिमा या नागासाकी जहाँ भी जाते हो। अगला क्वेश्चन मेरे को किसी ने पूछा है कि मैं क्या गियर यूज़ करता हूँ जब भी मैं ट्रैवल पे जाता हूँ। सी आई ट्राई टू बी हाईली टेक्निकल। कोई भी चीज़ मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, सोच लेता हूँ कि मेरे को क्या चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज हैव वाटर प्रूफ जैकेट इस तरह की, जो कि आपका विंड चीटर का काम भी करती है और वाटर प्रूफ भी होती है, बरसात कभी भी कहीं भी आ सकती है। सो दैट इज़ वन थिंग आई ऑलवेज हैव विद मी। एंड सेकेंड इज़ आई नेवर वेयर स्पोर्ट शूज़ व्हेन आई एम गोइंग ट्रैवलिंग समवेयर। आई ऑलवेज हैव रियली गुड क्वालिटी वाटर प्रूफ हाइकिंग बूट्स जो मैंने जापान सीरीज़ में और उससे पहले अपनी वर्ल्ड टूर की सीरीज़ में पहने थे। दीज आर सोरेल, ये कनेडियन कंपनी है जो कि हाइकिंग और विंटर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आई डोंट नो यार, मैं 10 किलोमीटर चल रहा हूँ, 15 किलोमीटर चल रहा हूँ, मैं एक दिन में 20 किलोमीटर चला था इन हाइकिंग बूट्स में, और एंड में आपको पता नहीं चलता, मतलब पैर आपके बिल्कुल यू नो इट्स रियली गुड बरसात में, अमेजिंग। सो वेल वर्थ द मनी। इस पर आप अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो यू नेवर रिग्रेट। ओके, फिर मेरे को किसी ने बैग्स के बारे में पूछा था। लेट मी शो यू द बैग्स दैट आई यूज़। सी ये मेरा मेन बैग है, दिस इज़ बाय अ कंपनी कॉल्ड पैक सेफ, और इसका नाम है वेंचर सेफ समथिंग। एंड माई फेवरेट बैग, मैंने पता नहीं कितनी रिसर्च के बाद ये बैग खरीदा। इसका मेन फीचर क्या है इस बैग का, दिस इज़ अ बैक पैक। इसके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो अंदर टक इन हो जाते हैं। सो अगर आप इसको यू कैन यूज़ इट एज अ नॉर्मल, जैसे आप ब्रीफ केस कैरी करते हो, तो ये
रास्ते में अड़ते नहीं। और दूसरा, ये ओपन, ये वैसे बैकपैक है लेकिन ये ओपन होता है एज अ ब्रीफ केस। सो जब अपना सामान रखते हो आप इधर और इधर अपना सामान रख सकते हो, तो ब्रीफ केस की तरह ये ओपन होता है। सो कोई भी चीज़ निकालना रखना बहुत आसान होता है कंपेयर टू दिस जो कि एक और पिट्ठू बैग है, बट दिस इज़ अ टॉप लोड। इसके अंदर सारी चीज़ें आपको ऊपर से ठूसनी पड़ती हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मान लो अगर आपको नीचे से कोई चीज़ निकालनी है तो आपको पहले ऊपर का सामान निकालना पड़ता है, सो विच आई डोंट रियली लाइक। और इस बैग को यूज़ करने का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि दिस इज़ अ 45 लीटर बैग। ये आराम से जो आपका ओवरहेड कैबिन होता है प्लेन का, उसके अंदर आ जाता है। और प्राइमरी मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है, जो मैं वर्ल्ड टूर में भी गया था, जापान में भी गया था, आपको बहुत सारे अलग अलग एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस चेंज करनी पड़ती हैं। आई डोंट वांट टू चेक इन माय बैग्स, तो ये मैं कैबिन में अपने साथ बैग लेके जाता हूँ। और इस बैग में मेरे को कभी इशू नहीं आता, कैबिन में लेके जाने में ओवरवेट का ऐसा कोई इशू नहीं आता। तो बैग हमेशा मेरे साथ रहता है, मुझे वेट नहीं करना पड़ता। सो दैट्स वाई दिस इज़ गुड। ऑल्सो इस बैग के अंदर सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे हैं। देयर इज़ अ लॉक दैट यू कैन यूज़, और लॉक के साथ में आपको इतनी मोटी जो है, इसके साथ में लोहे की ऐसी चेन्स मिलती हैं कि अगर आपको कहीं बांध के रखना है, अगर आपने इसको बांध दिया, सो पीपल कैन नॉट ओपन दिस बैग। वो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, अब ट्रेन में आपने इसको चेन से अपने जो भी आपका बर्थ है उसके साथ में आपने बांध दिया और आप सो गए, सो आपको एटलीस्ट पता है कि सोते सोते आपका बैग कोई उठा के नहीं ले जाएगा। सो ये चीज़ें जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो बहुत ज़रूरी होती हैं। सो वो सारी रिसर्च करने के बाद में आई डिसाइडेड टू गेट दिस बैग एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस बैग। वर्ल्ड टूर में भी और जापान में, दोनों में मैं ये बैग लेके गया था। लेट मी शो यू माई कैमरा बैग। और ये है मेरा कैमरा बैग। अगेन अ कंपनी है, रूट्स कनेडियन कंपनी है, और आई रियली लाइक देयर बैग्स। इस बैग में ख़ास बात क्या है कि एक तो ये हार्ड शेल वाला नीचे जो कैमरा स्टोरेज बॉक्स है, जहाँ पे आराम से मेरे 2-3 कैमरास बहुत बढ़िया आ जाते हैं। दिस इज़ वेरी हार्ड। इसके अलावा ऊपर जो है ना, दिस इज़ अ रोल टॉप। ऊपर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है सामान रखने की तो जिपर है, जिपर खोल के आप इसके अंदर सामान रख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास एडिशनल स्टोरेज है। लेकिन जब आपको ज़रूरत नहीं होती तो आप इसको रोल करके आप बंद कर देते हो, तो बैग का साइज़ छोटा हो जाता है। अगेन ये दोनों बैग मैंने कैरी ऑन किए क्योंकि ये कैमरा बैग है तो वो अलाउ कर देते हैं, दे डोंट हैव एन इशू। और एक हैंड बैग आप लेके जा सकते हो। सो मैं हमेशा ये 2 बैग्स लेके जाता हूँ अपने साथ में, कैमरा प्लस में अदर स्टफ। सो आराम से ये सब हो जाता है। लोगों ने पूछा है कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ। सो मेरे पास आई थिंक 8 या 9 कैमराज हैं। लेट मी शो यू ऑल द कैमराज। ओके, ये है मेरा एक कैनन का रेबल SL2 with a 10-18 APS-C wide angle lens। फिर मेरे पास है एक GoPro Hero 7 Black Edition, and then I have Insta360 One X जो कि एक 360 डिग्री कैमरा है जी। DJI Osmo Action, ये एक अलग एक्शन कैमरा है जी। फिर ये मैंने नया अभी कैमरा खरीदा है, Sony ZV-1। इट्स अ प्रोफेशनल पॉइंट एंड शूट कैमरा और जल्दी मैं इसका रिव्यू करूंगा। अमेजिंग कैमरा है। नेक्स्ट आई हैव दिस DJI Osmo Action। दिस इज अ पॉकेट गिम्बल कैमरा है जी। एक सोनी का A7 III विद अ प्रोफेशनल Zhiyun gimbal and a 617-28 wide angle Tamron lens। So फंडा क्या है, देखो मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो कैमरा सबसे आसानी से उस सिचुएशन में यूज़ हो सके, आई ट्राई टू यूज़ दैट कैमरा। फॉर एग्जांपल कि जिस टाइम मैं अपनी बुलेट ट्रेन पकड़ रहा था, हम लेट हो रहे थे, उस टाइम इट डजंट रियली मेक सेंस कि मैं अपना बड़े वाला DSLR कैमरा निकालूं और उससे शूटिंग करूं, क्योंकि मैं भाग रहा हूं, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूं, ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, ट्रेन में बैठने की जगह नहीं है, खड़े होने की जगह है, तो मैं इतना बड़ा DSLR लोगों के मुँह पर ऐसे लेके नहीं चल सकता। सो मैंने अपना फ़ोन यूज़ किया। दैट होल व्लॉग इज़ ऑन माई फ़ोन। बट उसके अलावा जहाँ मैं सिनेमैटिक शॉट्स की बात होती है, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट कैमरा यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। फिर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे मान लो बहुत चलना पड़ रहा है, तो मैं अपना गिम्बल यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। सो वैरायटी ऑफ मैं कैमराज यूज़ करता हूँ डिपेंडिंग ऑन उसकी सिचुएशन के। अगेन आई एम प्लानिंग टू मेक अनदर वीडियो कंप्लीट विद ऑल माई कैमरा गेयर एंड जो भी मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ। बट जस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड ऑन जापान वीडियो। ओके, अगला क्वेश्चन जो मेरे को पूछा था किसी ने कि कितने दिन चाहिए जापान घूमने के लिए। सी कि कोई ऐसे कोई रूल नहीं है कि आपको 10 दिन चाहिए, 15 दिन चाहिए। आप डिपेंड करता है कि आपके घूमने की रफ्तार कितनी है।
हमने एग्जैक्टली 7 दिन बिताए थे जापान में, जिसमें 3 दिन थे टोक्यो में, 2 दिन क्योटो में, 1 दिन हिरोशिमा में और बाकी 1 दिन इधर उधर आने जाने में लग गया. और आई थिंक दैट वॉज अ गुड 1 वीक टू गेट इंट्रोड्यूस टू द कल्चर. आई विल डेफिनेटली गो बैक टू जापान अगेन, और मैं दोबारा घूमूंगा किसी नई जगह पे. नॉर्थ जापान में घूमेंगे, और आइडियली अगर मैं सोचूं तो 15-20 दिन, 3 वीक से 4 वीक मुझे लगता है कि आइडियली आपको चाहिए जापान घूमने के लिए अच्छे से. और बाकी तो फिर जितना मर्जी आप घूम लो. मैं एक फैमिली से मिला था, वो 2 महीने से रह रहे थे जापान में. सो यू कैन इमेजिन कि लोग कितना टाइम लगाते हैं कंट्रीज़ में. ओके, लास्ट क्वेश्चन जो रवनीत ने मेरे को पूछा था, हाउ टू यूज़ चॉपस्टिक. भाई जापान जाने से पहले आई डिड नॉट नो हाउ टू यूज़ चॉपस्टिक. मैं, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी, मैं लोगों से रेस्टोरेंट में पूछ रहा था कि मेरे को फोर्क दे दो, और मैं नूडल्स फोर्क से खा रहा था. बट जब 1 हफ्ता मैं वहाँ पे रहा तो वहाँ पे मैंने लोगों को देखा. तरन पाजी को भी थोड़ी दिक्कत और थी, बट तरन पाजी बोला मैं फोर्क नहीं यूज़ करने वाला, जापान में मैं चॉपस्टिक यूज़ करूँगा. तो बस एक दिन मैंने ली, और फिर बैठ के लोगों को मैं देख रहा था. थोड़ा तरन पाजी से सीखा मैंने कैसे यूज़ करते हैं, और फिर शुरू कर दी. बस आ गई यार, नॉट अ बिग डील. सो किसी ने पूछा कि क्या जापान की वीडियोज़ यहाँ पे एंड हो रही हैं. वेल, द सीरीज़ इज़ एंडिंग, येस. उसमें फंडा क्या है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी इंसिडेंट्स हैं. अब वो ना किसी भी और वीडियो के अंदर अगर मैं जोड़ता हूँ सो एक अच्छे से वीडियो बन नहीं पा रही थी. जैसे एक नेपाली भाई मिला, उसने हमारे को फ्री में बियर पिलाई जापान में. अब वो मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस वीडियो में उसको फिट करूँ. सो जब अगली कोई कनाडा की वीडियोस चल रही होंगी, उसमें बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा जापान की बातें और बताता रहूँगा. बट सीरीज़ इज़ एंडिंग नाउ. कैनेडियन वीडियोज़ विल स्टार्ट, द रेगुलर व्लॉग विल स्टार्ट, और कुछ एक जो मैंने प्लान की हुई हैं वीडियोज़, आपके घर से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ हैं, स्टूडेंट इंटरव्यूज़ हैं, वो चलेंगे. टेस्ला की वीडियो है, और फिर कनाडा में एक ट्रैवल आ रही है अभी अपकमिंग, उसकी वीडियोज़ होंगी. एंड देन फिर बाद में जो है, मैं लास्ट ईयर जो इज़राइल गया था उसकी अनएडिटेड वीडियोज़ हैं, फिर मैं आपको इज़राइल घुमाऊँगा बाद में. सो गाइज़, ये थे जापान के कुछ सवाल जवाब. अगर आपके कुछ सवालों के जवाब आपको ना मिल पाए हों तो प्लीज़ क्वेश्चन में पूछ लो कमेंट सेक्शन में. मैं अगली किसी वीडियो में उसका जवाब दे दूंगा. इस वीडियो में इतना ही. मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए शब्बा खैर. नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर लो. मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में.